Welcome, dear students. I am Abhishek Gupta. This is lecture number 3 of BTech Agriculture first year second sem. Subject is Theory of Structure, Code EBE 5125. तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट में हमने क्या क्या देखा था, टाइप्स लिखे थे लोड्स के, और उस लोड्स को कैसे कैसे अप्लाई होता है स्ट्रक्चर पे, और उसके कुछ उसके लोड कॉम्बिनेशंस देख लिए थे, और कुछ हमने इसके स्ट्रक्चरल स्टील्स के बारे में जाना था कि क्या कौन से स्ट्रक्चरल स्टील यूज़ करेंगे, किस किस टाइप का सेक्शंस होता है। ठीक है, अब जानते हैं हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 BIS कोड्स हैं। अब देखो, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड, या फिर इसको इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के भी नाम से जाना जाता है। तो इन सिविल इंजीनियरिंग हमारे पास अनगिनत हमारे पास IS कोड्स होते हैं, चाहे आप मटेरियल के बारे में बात करो, चाहे टेस्टिंग के बारे में बात करो, चाहे डिज़ाइन के बारे में बात करो। हर हर एक डिज़ाइन के लिए, हर एक मटेरियल के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोड्स होते हैं, चाहे वो स्टील डिज़ाइन का बात करो, चाहे RCC डिज़ाइन का बात करो, किसी भी डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो हमको जितना भी डिज़ाइंस करना पड़ता है स्ट्रक्चर का, ठीक है, वो सारे इन IS कोड्स के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं लोडिंग फॉर लोड के लिए हम क्या कोड्स यूज़ करते हैं, IS 875 या 875 लोड का कोड है, और जो 1964 है ये वो ईयर है। ठीक है, और ये IS जो लिखा है वो इंडियन स्टैंडर्ड होता है फॉर लोड, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, इन सब के लिए हम लोग IS 875 यूज़ करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 टू पार्ट 5 ये 5 पार्ट में आता है IS 875। ठीक है, फिर उसके लिए हम लोग स्टील डिज़ाइन करने के लिए, जो नॉर्मली अभी आप जो पढ़ने वाले हो, इसके लिए हम लोग IS कोड यूज़ करेंगे, IS 800 1984। अब ये जैसा डिज़ाइन करने के लिए बोलेगा हम वैसा डिज़ाइन करेंगे। अब देखो, एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में IS कोड का क्या महत्व है। अगर कल को मैं कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता हूँ बाय द हेल्प ऑफ IS 800 1984 और 456 2000, ठीक है, ये 200 जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, ये IS 456 2000 आएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ज़ीरो मिसिंग है। तो IS कोड का मैं आपको महत्व बता रहा था कि एक सिविल इंजीनियर की लाइफ में क्या है। तो देखो, जब अगर कल को मैं कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता हूँ, मान लो स्टील डिज़ाइन कर रहा हूँ या RCC डिज़ाइन कर रहा हूँ, और मैंने सारे डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू मैंने IS कोड के हिसाब से किए हैं, चाहे वो नॉर्म्स हो, चाहे उसके लोडिंग्स के वैल्यू हो, या कोई भी वैल्यूज़ हो, चाहे डिज़ाइन कॉम्बिनेशन हो, चाहे डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो, मैंने हर चीज़ अगर मैं IS कोड्स के हिसाब से निकालूंगा, कैलकुलेट करूँगा और डिज़ाइन करूँगा, तो अगर कल को मेरा स्ट्रक्चर फेल भी हो जाता है, कोलैप्स भी हो जाता है, तो मेरे को एक यही बंदा है, एक यही इंसान है, एक यही ग्रंथ है, हमारे लिए IS कोड ग्रंथ होता है। ठीक है, तो IS कोड ही आपको बचा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने सारे डिज़ाइन IS कोड के हिसाब से किया था। अगर आप IS कोड के हिसाब से डिज़ाइन नहीं करेंगे, अपने मन से करेंगे, और कोई भी वैल्यू आपकी मैच नहीं की, और आपको कल का आपको ब्रिज या कुछ भी चीज़ फेल हो जाता है, तो आपको हमेशा हो सकता है आपको सस्पेंड कर दिया जाए, आपका डिग्री निरस्त कर दिया जाए, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, और हो सकती है आपको जेल हो जाए। ठीक है, तो आपको सज़ा काटनी पड़ सकती है। इसीलिए हमको जो भी डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू IS 800 IS कोड के हिसाब से करना है, BIS कोड के हिसाब से करना है। उसके बाद डिज़ाइन अगर फेल भी होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो डिज़ाइन सारे IS कोड के हिसाब से किए हैं। ठीक है, बट ऐसा जनरली होता नहीं है, बट ये आपको मैं बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हम जितने भी डिज़ाइंस कैलकुलेशन करेंगे, डिज़ाइन करेंगे बीम का, चाहे कॉलम का, किसी भी चीज़ के लिए चेक करेंगे, तो सब कोड के हिसाब से करेंगे। तो लोड के लिए हम यूज़ करते हैं IS 875 1964। फॉर स्टील डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन IS 800 1984, एंड फॉर RCC प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट वी यूज़ IS 456 2000। ठीक है, ये जो आपको जनरल कंस्ट्रक्शन स्टील IS 800 1984 दिख रहा है, अब ये अपडेट होकर के IS 800 2007 हो चुका है। ठीक है, बट आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है आपके सिलेबस में, इसीलिए हम लोग IS 800 1984 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको कोड्स दिखा देता हूँ अलग अलग, जैसे कि IS 226 1975 है फॉर स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, 5th रिवीजन।
IS 456 1978 कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट, जिसको भी मैंने यहाँ पे बताया IS 456 2000 लिखा हुआ है, अभी अपडेट हो चुका है, जैसे कि अभी इसमें बुक्स में पुराने भी दी हुई हैं, जैसे कि IS 456 1978, IS 723 फॉर माइल्ड स्टील वायर नेल्स एक्सेट्रा, IS 800 1994 ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि IS 806 जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 11वें नंबर पे IS 875 1964 कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड लोडिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा लोड्स के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन से एक बिल्डिंग के में लोड्स आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारे कोड्स दिए हुए, तो अब जो मेन था मैंने आपको बता दिया, और आगे जैसे जैसे कोड हमारे को यूज़ होते जाएगा हम उसको देखते हुए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए स्टील स्ट्रक्चर का ओवर आरसीसी स्ट्रक्चर, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आप ही सोचिए स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि आरसीसी को हम लोग कहाँ कास्ट करते हैं, आपके साइट्स पे, जनरली उसमें हम सीमेंट, कंक्रीट, रेती, गिट्टी, ये सब आदि इत्यादि यूज़ करते हैं, पानी, ठीक है, सीमेंट। तो होता क्या है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम मतलब कि आज मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फॉर्मवर्क खड़ा करूँगा, फिर उसमें पहले रेनफोर्समेंट बांधूंगा, फिर फॉर्मवर्क खड़ा करूँगा या फॉर्मवर्क बांधूंगा, फिर क्या करूँगा, कंक्रीट बनाऊँगा, फिर कंक्रीट को उसमें कास्ट करूँगा, फिर उसको कुछ दिन तक वैसे ही रहने दूंगा, रोज़ क्यूरिंग करूँगा, फिर उसको 15 दिन 20 दिन हफ्ते भर के बाद खोलूँगा, तो बहुत टाइम लग जाता है। और स्टील स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये हमारे पास पहले से अवेलेबल होते हैं सेक्शन, हमको ला के बस इसको असेंबल करना होता है, ठीक है। ये एक पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज है स्ट्रेंथ का। अब जैसे कि आपको पता है कंक्रीट क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मतलब कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग है, बट जैसे उसमें टेंसाइल फोर्स आता है वो अपनी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ होती ही नहीं है। इसलिए तो हम आरसीसी स्ट्रक्चर में रेनफोर्स के रूप में एज ए स्टील बार यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो टेंशन कैरी नहीं कर पाएगा। तो ये हम आरसीसी में ज़रूर देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा क्या है, स्ट्रेंथ। स्टील का स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट, ठीक है। और क्या है, कंक्रीट में क्या होते हैं, फाइन क्रैक्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, बट स्टील में ऐसा होता है क्या, नहीं। स्टील का एक ही खराबी है क्या, कि इसमें कोरोजन जल्दी लग जाता है, ठीक है। कोरोजन मतलब जंग, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका एडवांटेज इसके अलावा, तो सोचिए आप लोग और क्या हो सकता है इसका एडवांटेज। हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर अगर मेरे को बनाना है तो मैं आरसीसी थोड़ी ना यूज़ करूँगा, मैं क्या यूज़ करूँगा, स्टील स्ट्रक्चर। क्यों, कल को मैं उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह यूज़ कर सकता हूँ उस मेंबर्स को, ठीक है। और स्टील और क्या हो सकता है, इसका इजी है फैब्रिकेशन करना, ठीक है, फैब्रिकेशन करना, इरेक्शन करना, रिप्लेसमेंट करना, ठीक है। और स्टील की इलास्टिसिटी भी बहुत ही अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू आपका आरसीसी, आप सभी को पता है, ठीक है। डक्टिलिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है आरसीसी से, ये भी आपको पता है। यूनिफॉर्मिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। और क्या है, हम इसको इजी इंस्पेक्शन कर सकते हैं और मेंटेनेंस कर सकते हैं, बट आरसीसी में ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। लॉन्गर लाइफ के लिए भी स्टील स्ट्रक्चर एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। और आरसीसी का हमको स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलती, और स्टील का हमको क्या स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, किसके, स्टील के। देखो स्टील क्या होता है, हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहली बात तो इसको हम फैक्ट्रीज या फिर स्टील प्लांट्स में बनाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हमको बहुत सारे टाइप के हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं परसेंट किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन या परसेंटेज किसी भी ज़्यादा ना हो जाए। उसे हो सकता है जैसे कि जैसे कि अगर मैं कार्बन का बात करूँ, हम कार्बन का माइल्ड स्टील में कितना रखते हैं परसेंटेज, आप सभी को पता है कितना रखा जाता है, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज अगर थोड़ा भी बढ़ गया तो होगा क्या, आप उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी बट डक्टिलिटी कम हो जाएगी, और वो माइल्ड स्टील नहीं रह जाएगा, क्या रह जाएगा, वो कास्ट आयरन बन जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है इसका डिसएडवांटेज, एक तो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। देखो बार बार इसको आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं आपका कहीं बियरिंग तो नहीं हो गया, कहीं यील्डिंग तो नहीं हो गया, कहीं रप्चर तो नहीं हो गया, या कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया इस टाइप का, या कहीं बकलिंग तो नहीं हो गया, कहीं टॉर्सनल इफेक्ट तो नहीं आ गया, कहीं लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अलग अलग एटमॉस्फेयर कंडीशन में इसको रखा जाए, तो अगर स्टील को वाटर पड़ता है तो क्या होता है, करोजन हो जाता है, ठीक है। फटीग के कारण भी ये फेल हो सकता है, तो सब चीज़ हमको देखना पड़ता है, ठीक है। और
तो ये सब कुछ इसके डिसएडवांटेज हो गया। जनरली इसका एडवांटेज ज़्यादा, डिसएडवांटेज कम है। आप इसीलिए देखते होंगे जनरली रिवर के ऊपर हम जो स्टील के ही ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। तो इसका ये मेन सब कारण है। और प्लस एक तो साइज़ में भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है आपका क्या स्टील, और स्टील कॉम्पैक्ट होता है, पतला होता है, मतलब कि जितना बड़ा, अगर मेरे को 100 किलोन्यूटन का लोड कैरी कराना है तो उसके लिए हो सकता है कि मेरे को आरसीसी का थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़े, बट स्टील में वैसा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू आरसीसी। उसमें कम साइज़ का मेरे को स्ट्रक्चर बना के भी मैं उसको कैरी करवा सकता हूँ। तो मेरे को पता है स्टील की स्ट्रेंथ क्योंकि ज़्यादा होती है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए, ठीक है, जो मैंने भी डिस्कस किया, जो एग्ज़ाम में जनरली आपको पूछे जाते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर आप बताइए, ऐसा करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम स्टील डिज़ाइन के लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सो थैंक यू।